हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम लेके आए हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें जीव एवं प्राकृतिक संपदा जो भी प्रत्येक स्टेट में आए हैं, सुपर टेट के एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम हुआ है प्रत्येक स्टेट में, सुपर टेट के टीचिंग एग्ज़ाम, उसके जो प्रश्न आए हैं उनको हम संकलित करते हैं। जिसमें सी टेट के भी क्वेश्चन है, कुछ यूपी टेट और अपने सुपर टेट के हरियाणा के, राजस्थान के ये आए हुए क्वेश्चन हैं, वो एक ही वीडियो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रचुरता मात्रा किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो पठारों में। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। पठारों में सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है खनिजों की। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरिक शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण है में पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी स्वीडन में लोहे अयस्क, ओटेरियो कनाडा में तांबा निकिल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकिल क्रोमाइट और प्लेटिनम अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। मैदानों व नमीन बलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सही जोड़ा बनाइए। तो सही जोड़ा कौन सा होगा, तो पहला होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन महावनी जो पौधा है, ऑप्शन सी इसका। ऑप्शन इसका पहला जो मैच करेंगे वो ऑप्शन इसका थर्ड होगा, कौन सा, महोगनी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये आपका आ जाएगा साल के वृक्ष हो जाते हैं, कौन सा, साल का वृक्ष। कटीली झाड़ियाँ, तो ये बबूल हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2, कटीली झाड़ी का ऑप्शन 2। और मैंग्रोव वन सुंदरी वन, कौन से वन, सुंदरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में सही जोड़ा बनाइए। तो सेलों के प्रकार और उदाहरण, उनके सेलों के प्रकार और उदाहरण। तो इसका होगा अंतर्वेदी आग्नेय सेल। तो अंतर्वेदी आग्नेय सेल का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ग्रेनाइट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। तो ए का 4, तो ए का 4 ए में है, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और बहिर्वेदी आग्नेय सेल उसको क्या कहा जाता है, तो इसका वेसाल्ट, ये किसकी होती हैं, वेसाल्ट की होती हैं। अवसादी सेल किसकी होती हैं, ये होती हैं बलुआ पत्थर, किसकी, बलुआ पत्थर की। और कायांतरिक सेल होती है चूना पत्थर की, किसकी, चूना पत्थर की, कायांतरिक सेल। अंतर्वेदी आग्नेय सेल ग्रेनाइट होता है, बहिर्वेदी आग्नेय सेल वेसाल्ट होता है, अवसादी सेल बलुआ पत्थर, कायांतरिक सेल चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। तो किसको नहीं माना जाता है, जलाऊ लकड़ी, जो लकड़ी होती है जलाऊ लकड़ी को क्या नहीं माना जाता, जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। जलाऊ लकड़ी को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है क्योंकि इसे वनों से प्राप्त किया जाता है। जीवाश्म ईंधन वे होते हैं जो पृथ्वी के चट्टानों में जीव जंतु और लकड़ियों आदि के लंबे समय से दबे रहने के कारण बनते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और कोयला। ये कौन से जीवाश्म ईंधन होते हैं। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये होता है विवृद्ध खान खनन। तो विवृद्ध खान खनन मतलब छेद करके इसके क्या ड्रिल किया जाता है उसमें। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों के खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई या धरातल के निकट में स्थित होते हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृद्ध खनन कहा जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को अत्यंत गहराई से निकालते हैं को खनन द्वारा निकालने की विधि को प्रवेदन कहा जाता है। तो मतलब जो ड्रिल करके निकाला जाता है उसे प्रवेदन, और जो सतह से निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, विवृद्ध खनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादन में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा द्वितीय प्रक्रिया। किसमें, द्वितीय प्रक्रिया द्वारा से बहुमूल्य चीज़ बनाया जाता है। कच्चे माल का प्रयोग करके द्वितीय विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कपास से सूती कपड़ा। विनिर्मित वस्तुओं कच्चे माल की तुलना में अधिक मूल्यवान हो जाती हैं। कच्चे माल को अत्यंत मूल्यवान उत्पाद में बदलने की द्वितीय प्रक्रिया कहलाता है।
आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उपभोग, उत्पादन और वितरण विनिमय के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 695। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भूमध्य क्षेत्र को। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। भूमध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? फलोद्यान क्षेत्र कहा जाता है। विश्व का फल उद्यान भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में को कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र रसीले फलों जैसे नींबू, संतरा आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि निर्मलीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। क्या हो जाता रहे? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। निर्मलीकरण और भू अपरदन चलता रहेगा तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण का संतुलन चेंज हो जाएगा, संतुलित क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन बी मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग। ऑप्शन डी जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसके देखभाल। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। तो ये गलत हो जाएगा, पोषणीय विकास ये नहीं होगा। मतलब ये फ्यूचर प्लान के लिए होता है, अभी भी हम बरत लें उससे और आगे फ्यूचर में भी वो काम देता रहे। सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो किसको कहा? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर होती है तथा जलवायु अनुकूल होता है। इस प्रकार के वृक्षों की पत्तियां पेड़ों से नहीं गिरती हैं। ऐसे वृक्ष वे रबर, महागौनी, रोजवुड, आबनूस आदि हैं। इस प्रकार के वृक्ष उत्तरी पूर्वी भारत, भारत पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार तथा विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 700। खनन को प्रारंभिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? तो खनन को क्यों कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। तो इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत में ग्लेशियरों की स्थिति पर बड़ा विवाद रहा है। वह है कि ये ग्लेशियर घट रहे हैं। ग्लेशियर क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। वर्तमान शोध से पता चलता है कि भारत में स्थित ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर नदियों से जल के स्रोत होते हैं। इनके घटते या गलने से नदियों में अस्तित्व पर संकट आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का कौन सा है? जलीय ऊर्जा। ये कैसा परंपरागत स्रोत है? जलीय ऊर्जा। हाइड्रो एनर्जी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन से देश अफ्रीका के प्रमुख यूरेनियम निर्यातक है? तो अफ्रीका में कौन सा देश है जो यूरेनियम निर्यात करता है? जायरे और दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है? जायरे और दक्षिण अफ्रीका यूरेनियम निर्यातक देश है अफ्रीका कंट्री का। संगमरमर एक उदाहरण है, तो वो किसका है? कायांतरिक चट्टान का। संगमरमर किसका है? कायांतरिक चट्टान का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अभ्रक एक धात्विक खनिज नहीं है। अभ्रक धात्विक खनिज नहीं। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं। तो ये कैसा है? अधात्विक खनिज है। निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अनमीनीकरण संसाधन प्राकृतिक गैस सही है। प्राकृतिक संसाधन जल ठीक है। जैव संसाधन वन ठीक है। सर्वव्यापक संसाधन तांबा ये गलत है। ऑप्शन डी इसका रॉन्ग हो जाएगा। तांबा विश्व के प्रमुख भागों में ही मिलता है। अब अक्षांश देशांतर क्वेश्चन देखेंगे। हमने वो ख़त्म किया, अब देखेंगे अक्षांश और देशांतर।
निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? अयनांत होता है, तो अयनांत कब होता है? 21 जून को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ग्रीष्म अयनांत होता है तो कब होता है? 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा ग्रीष्म ऋतु होती है। यह घटना कर्क संक्रांति ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। मतलब कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तथा शीत ऋतु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती भूमध्य रेखा? तो उत्तरी अमेरिका से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। कहाँ से? उत्तरी अमेरिका से भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है और अपने भारत से भी नहीं गुजरती है। कौन सी? भूमध्य रेखा भारत से भी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे। भूमध्य रेखा पृथ्वी की 0 अक्षांश से रेखा होती है। यह रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 13 देशों से गुजरती है। 3 महाद्वीप हैं और 13 देश हैं। यह 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है और एशिया है। भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आनत कोण है तो कितना है हमारा? तो यह आपका आनती कोण जो होगा वो होगा 66.5 डिग्री। अक्ष का झुकाव आनत कोण कितना होगा? 66.5। अपनी कच्ची समतल और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 66.5 है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। झुकाव कितना है? ध्यान रखेंगे। अक्ष पर झुकाव है आपका 66.5, अक्ष पर झुकाव 66.5 और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। वो कितनी झुकी हुई है? 23.5। कितनी? 23.5। इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन तथा दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसकी कच्ची समतल से 66.5 का कोण बनाती है। नेक्स्ट देखेंगे। पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसकी कच्ची समतल से 23.5 कोण का बनाती है। 23.5 का कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कच्ची समतल से 66.5 का कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है, इसकी अक्ष पर 23.5 कोण बनाती है। तो ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इसके कच्ची समतल पर 66.5 का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रदीप्त वृत्त क्या है? प्रदीप्त वृत्त क्या है? तो प्रदीप्त वृत्त है वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करता है। तो वृत्त है जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहा जाता है। प्रदीप्त वृत्त वह रेखा है जो दिन और रात का विभाजन करता है। 2 शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम में स्थित हैं। इन दोनों शहरों के मध्य में कितना अंतर आएगा? तो 30 मिनट का अंतर आएगा। मतलब 1 से 2 घंटे का अंतर आ जाएगा इनके बीच में। कैसे देखेंगे इसको? 1 मिनट। ये हमारी ग्रीनविच रेखा होगी। इधर से पश्चिम हो गया कितना? 15 और इधर से भी क्या हो गया? पूरब हो गया 15। तो 15 15 30 कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने होते हैं? 1 डिग्री में 4 मिनट। तो इसका मतलब 30 डिग्री इंटू 4 तो 120 कितना हो गया? 120 मिनट। 100 मिनट का मतलब क्या होगा? 2 आवर, 2 घंटा। तो इनके बीच का अंतर क्या होगा? 2 घंटे होगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा।
ध्यान रखेंगे इसमें सबसे बेस्ट है 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं, 4 मिनट होती हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट। जो भी पूछेगा तो उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री का उसके साथ। तो टोटल दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया था, 30 डिग्री का आ गया। तो 30 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरी हमारी मिनट बन जाएंगी। और मिनट को हम किस में, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 60 का भाग लगा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 आवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार कैसा होता है। तो देशांतर रेखाओं का आकार कैसा होता है, तो रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं, इनको भी थोड़ा समझेंगे। पृथ्वी का ये गोला है, एक जो रेखा ऊपर से नीचे चलती हैं, ऊपर से नीचे चलती हैं। 1 मिनट, यहाँ समझते हैं। एक हो गई हमारी पृथ्वी। अब इसमें क्या है, रेखा है। तो एक मिनट, ये क्या है, हमारी देशांतर रेखा है। ये देशांतर रेखा है, इनकी दूरी समान होती है। कैसी होती है, देशांतर की दूरी क्या होती है, देशांतर रेखा। और एक होती है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा होती है ये वाली, ये अक्षांश रेखा होती हैं। तो इसमें जो पूछा गया है, तो देशांतरों के बीच की दूरी पूछा गया है घटती या बढ़ती है, तो घटती बढ़ती नहीं, समान रहती है। कितनी रहती है, समान रहती है। तो ये देशांतर हो गई, और ये वाली जो हो गई वो अक्षांश रेखा हो गई। कैसे होगी, अक्षांश रेखा। ये वाली जो सीधी सीधी ऊपर से खड़ी हुई हैं वो देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो समान रहती हैं। पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं में आकार समान रहता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा में समान होती हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये और ध्यान रखें कितनी होती है, 1 और 1 किलोमीटर। 111 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। पृथ्वी दिन कहलाता है, तो पृथ्वी दिन कब कहलाता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, मतलब जो पृथ्वी अपने द्वारा अपने अक्ष पर जो घूम रही है उसमें लिया गया समय क्या कहलाता है, वो पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लगे समय पृथ्वी दिन, अर्थ डे कहते हैं। इसमें 24 घंटे होते हैं। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इसमें क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। ये अक्ष है, इसके पूर्व से पश्चिम घूमती है। तो पृथ्वी कैसे घूम रही, पूर्व से पश्चिम। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो पूर्व से पश्चिम घूम रही है, ऐसे क्या घूम रही है, इसके चक्कर काट रही है अपने अक्ष पर। तो इसी से क्या होता है, दिन रात होता है। इसी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी दिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो विषुव के दिन सीधी किरणें किस पर पड़ती हैं, तो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विषुव के दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 दिसंबर को विषुव की स्थिति होती है। इस कारण 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या गोलार्ध में दिन और रात होते हैं। तो कब होते हैं, 21 मार्च को और 23 दिसंबर को। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। जैसे 1 मिनट, ये हमारा पृथ्वी हो गया। इसमें जैसे विषुव, ये क्या है, विषुवत रेखा है। हमारी कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा पर अब इस पर दिन और रात होते हैं। तो दिन रात कैसे होते हैं, ये हमारी मकर रेखा हो गई, ऊपर वाली कौन सी हो गई, कर्क रेखा। और ये कौन सी हो गई, मकर रेखा। और ये कौन सी होगी, विषुवत रेखा। तो इसमें बोला गया है जैसे ऐसे चलता है क्रम, ये इसी के आधार पे क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होती हैं। तो जो ये तो हमारा 21 मार्च को हो गया। तो 21 मार्च ये हो गया हमारा विषुवत में, 21 मार्च।
यहीं 23 दिसंबर नीचे लाइन दिख रही होगी 23 दिसंबर। तो जब यहाँ आएगा 21 मार्च, इस पे जब लौट के जब दोबारा लौट के आएगा तो दिसंबर का दिन आ जाएगा। तो ये क्रम ऐसे चलता रहता है विषुवत का। तो इसी को कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा पर। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ यही वाला है। विषुव के दिन सूर्य सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। जब भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब भारत में शाम 8:30 बजे हैं तो इंग्लैंड में मानक समय क्या होगा? तो इंग्लैंड का जो मानक समय है उससे 5.5 घंटा हमारा भारत में समय आगे। कितना? 5.5 घंटा। तो इसमें देखेंगे ग्रीनविच टाइम पे कितना है। तो हमारे यहाँ 8 बजे हुए हैं, तो वहाँ कितना है? जब भारत के शाम को 8 बजे का टाइम होगा तो इंग्लैंड में मानक समय क्या होगा? तो इसमें से 5 घटा देंगे। क्या घटा देंगे? 5 घटा देंगे, 5.5 घटा देंगे तो कितना टाइम आ जाएगा? 3 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे? 5.5 घंटा आगे, तो उसमें से 5.5 को घटा देंगे तो इसका मतलब 3 बजे होंगे शाम के। तो ग्रीनविच टाइम से लंदन से होते हुए गुजरती है। यहीं से पृथ्वी के सभी स्थानों के समय का निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारत की स्थिति 5.5 घंटा आगे, हमने अभी देखा था 5.5 घंटा आगे, तो लंदन का समय 5.5 घंटा पीछे रहेगा। इसी प्रकार लंदन का समय भारत के समय से घटा दिया जाएगा। तो इसमें से हम 8:30 में से 5.5 घटा देंगे तो कितना? 3 बजे होंगे। कितने? 3 बज रहे होंगे। जब भारत में 8:30 बज रहे होंगे तो वहीं इंग्लैंड में कितने बज रहे होंगे? 3 बज रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23 डिग्री 4 मिनट है, तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन सी इसका देखेंगे, पृथ्वी के गोलार्ध इसी के आधार पर वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट हो जाएगा। 23.5 के हिसाब से क्या हो जाएगा? तो जो सूर्य है इसी के हिसाब से चलता है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर और भूमध्य रेखा पर उसका क्या होता रहता है? शिफ्ट होता रहता है और सूर्य इसी के अक्षों पे दिखाई देता है। इसी के कारण मौसम में परिवर्तन आता है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, जो भी ऋतुएं आती हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.5 होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकना, झुकाव का अर्थ है पृथ्वी का प्रत्येक गोलार्ध पृथ्वी के झुकाव के कारण वर्ष के प्रत्येक समय को पृथ्वी के सामने आता है। 180 देशांतर कहलाता है। तो 180 देशांतर कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब हुआ था? 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक संधि के द्वारा 180 देशांतर को एक काल्पनिक रेखा निर्धारित किया गया था। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखें हम सौरमंडल के। सौरमंडल के अक्षांश देशांतर देख लिया, इससे पहले भी देख लिया हमने वनस्पति के बारे में। अब जो नेक्स्ट इसके बाद है हमारा क्या है? सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में देखें। इसके पहला क्वेश्चन होगा, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो वो किधर रहती है? सूर्य से दूर रहती है। किधर? सूर्य से दूर। पुच्छल तारे की धूल कणों और जल कणों और हिमानी गैसों का वह चट्टानी पिंड जो सूर्य के चारों ओर वलयाकार एवं अति परवलयाकार पथ घूमते हुए पृथ्वी से कुछ दिन से कुछ महीने तक नग्न आँखों से चमकीले रूप से दृष्टिगोचर होता है, धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। सूर्य के समीप आने पर यह सूर्य से गर्मी प्राप्त कर अपने पीछे की ओर लंबी पूंछ का निर्माण करते हैं। इनकी पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में अर्थात सूर्य से दूर होती है। तो पुच्छल तारे की पूंछ किधर होती है? सूर्य से हमेशा दूर और विपरीत दिशा में होती है सूर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ग्रह में से वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र, 2 ग्रह हैं ऐसे, तो शुक्र है एक कौन सा? शुक्र है और एक बुध, 2 ग्रह हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, शुक्र सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जबकि सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह 16 बृहस्पति में, मंगल के 2 उपग्रह डीमोस और फोबोस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो अपसौर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अपसौर के नाम से जाना जाता है। तो 4 जुलाई को पृथ्वी अपने अधिकतम दूरी पर स्थित होती है। कब होती है? 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। इसको अपसौर कहा जाता है। इसे अपहेलियन भी, इंग्लिश में अपहेलियन पूछेगा। और 3 जनवरी को सूर्य के निकट दूरी पर स्थित होती है। इसे उपसौर कहा जाता है। सबसे नज़दीक कब होती है? जनवरी में। इसे उपसौर कहा जाता है। तो 4 जनवरी को उपसौर होता है और 3 जनवरी को उपसौर होता है और 4 जुलाई को अपसौर होता है। ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है? इसका कक्षा। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, इसका कक्षा। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? इसका कक्षा, मतलब कक्षा कहा जाता है। इस कक्षा में ये अपनी परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। इसी का ये उपग्रह भी है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जबकि शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीकी का ग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,403 किलोमीटर है और शुक्र की दूरी पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी दिन की परिभाषा कौन सी है? तो ऑप्शन डी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है। जैसे ये पृथ्वी है, इसका ये अक्ष है, इस पर क्या करती है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है। तो ये क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। पृथ्वी जितने समय में अपने अक्ष पर पूरा चक्कर घूमती है उस पृथ्वी दिन कहा जाता है। प्रत्येक अक्ष पर लगभग 24 घंटे चक्कर लगते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने की गति को परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी घूमती रहती है और क्या करती रहती है? दिन रात करती रहती है। इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो किसके ओर सारे छल्ले हैं? शनिवार, बृहस्पति और यूरेनस के। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कौन कौन सा है? शनि के भी हैं, बृहस्पति के और यूरेनस के हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि ऑप्शन डी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय उसके अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर करने में जितना समय लेता है, मतलब जो चंद्रमा ले रहा है पूरा चक्कर, उतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो एकदम राइट है, इसके कारण दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 मार्च और 23 दिसंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये विषुवत रेखा पर इनकी किरण सीधी पड़ती हैं, यही कारण है इनका। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसकी स्थिति में कोई ध्रुवीय सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि, यह भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, इसलिए कारण एक भाग दिखाई पड़ता है। किसका? चंद्रमा का। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो पृथ्वी अपने जब चक्कर लगाती है तो अपने ध्रुव पर घूम रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऊपर इसमें मैंने गलत बता दिया, पूर्व से पश्चिम बता दिया, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। तो पृथ्वी का जो घूर्णन गति है तो अपने अक्ष पर कैसे घूम रही है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है। कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में इसकी घूर्णन गति है। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए आरेख जिस विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाया गया है, ABCD। पृथ्वी पर स्थित कौन सी
स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रकाश रहेगा ऑप्शन डी के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजक गैसीय ग्रह कहलाता है? तो गैसीय ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनियम और नेपच्यून, ये कौन से गैसीय ग्रह कहलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है, तो तीसरा ग्रह कौन सा होगा हमारा? पृथ्वी होगा। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जैसे दिन होते हैं हमारे, दिन हमारा चलता है कहाँ से? तो बुध से स्टार्ट होता है। इसमें सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है सबसे पहले? ये सूर्य हमारा। यहाँ से पहले बुध होगा, बुध के एक दिन छोड़ देंगे, बुध के बाद बृहस्पति आता है, बृहस्पति को नहीं लेंगे, शुक्र होगा। क्या आएगा? शुक्र। शुक्र के बाद फिर शुक्र के बाद छोड़ दें, शुक्र के बाद शनिचर को छोड़ दें, संडे। तो संडे को हम पृथ्वी को रखते हैं। क्या रखते हैं? पृथ्वी। तो सोमवार, अब क्या बचा हमारा? पृथ्वी को रविवार हो गया, रविवार के बाद क्या होगा? मंगल। सोमवार होगा, सोमवार को छोड़ देंगे, फिर मंगल लेंगे, तो मंगल ग्रह हो जाएगा। मंगल के बाद क्या होगा? बुध, बुध को छोड़ देंगे तो बृहस्पति लेंगे। अब देखो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या ग्रह आएगा? शुक्र। तो शुक्र को नहीं लेंगे, शनि को लेंगे, फिर अरुण और वरुण। तो इसको ऐसे क्रम में रखेंगे, हम याद करने की ट्रिक है। बुध के बाद एक दिन छोड़ते चले जाएंगे और जो आएगा उसका तीसरा पार्ट लेते चले जाएंगे। बुध के बाद बृहस्पति छोड़ देंगे तो शुक्र आ गया, शुक्र के बाद शनिचर छोड़ देंगे तो इतवार आ गया, इतवार को बृहस्पति रखेंगे, फिर इतवार के बाद सोमवार को छोड़ देंगे तो मंगल आ गया, मंगल के बाद बुध को छोड़ देंगे तो बृहस्पति आ गया, बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़ देंगे तो शनि आ गया, शनि के बाद अरुण और वरुण लास्ट में हैं। तो इस प्रकार सौरमंडल का तीसरा ग्रह पृथ्वी होगा। निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है? तो पृथ्वी आंतरिक ग्रह है, बुध भी है, शुक्र भी, तो बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आते हैं। 4 ग्रह आते हैं आंतरिक ग्रह में। उसके बाहर कौन से आते हैं? आपका बाद मंगल के बाद आ जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति शनि आ जाएगा, फिर अरुण और वरुण आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे बाह्य ग्रह हो जाएंगे 4। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पांचवा पृथ्वी नहीं होगा, पांचवा सबसे बड़ा पृथ्वी आएगा, मतलब उनके आकार के हिसाब से देखा जाएगा तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। ये नीला ग्रह भी कहा जाता है इसको। विषुव का तात्पर्य क्या है? तो विषुव का तात्पर्य होता है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात, तो इसे विषुवत। तो ये कब होता है हमारा? 21 मार्च को, 21 मार्च और 23 दिसंबर को। 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या होता है? 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? बराबर के दिन होते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे महासागर से, महासागरों से जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? तो ब्राज़ील धारा है, उस पर गर्म प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित विकल्पों में से ब्राज़ील धारा अंतः महासागर से बहने वाली एक गर्म धारा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा के कैबो डी सागो रॉक के पास ब्राज़ील तट से टकराने के बाद होती है। यह धारा उच्च तापक्रम व उच्च लवणता वाली धारा है, इसलिए इसको पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है, 330% तक मानी जाती है। महासागर में छोटा बृहद लवणीय जलाशय कहलाता है, तो ऑप्शन सागर को कहा जाता है। महासागर में छोटा बृहद लवणीय जलाशय क्या है? सागर को। महासागर से छोटा बृहद लवणीय जलाशय को सागर कहा जाता है, जैसे अरब सागर, चीन सागर, काला सागर और लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए 2 कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ए होगा हमारा उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं, तो एकदम सही है इसका, ए बिल्कुल सही है। सी ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं, तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश जल ले जाती हैं, तो
इसका बी गलत हो जाएगा, पर ए इसका सही होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। गर्म सागरी धाराएं भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, तो इसका ए सही हो जाएगा। शीत व ठंडी महासागरीय धाराएं उच्च अक्षांश तथा ध्रुवों के पास से उत्पन्न होती हैं और निम्न अक्षांश की ओर प्रभावित होती हैं, तो इसका बी गलत हो जाएगा। बेरिंग जल डमरू पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है किसको? ये आर्कटिक सागर को प्रशांत सागर से जोड़ता है। आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, जो रूस के पास है। बेरिंग जल संधि कहाँ पर है? रूस और अमेरिका के बीच में है। ये हमारा अमेरिका हो गया मान लो, और ये हमारा रूस हो गया। इनके बीच में क्या है? यहाँ बेरिंग जल संधि है। तो अरब सागर ये हो गया, और ऊपर कौन सा हो गया? नहीं, आर्कटिक सागर ऊपर हो गया, आर्कटिक सागर ऊपर हो गया, प्रशांत सागर ये नीचे हो गया। कौन सा हो जाएगा? एक मिनट फिर डायग्राम समझते हैं। ये हमारा अमेरिका हो गया, ये हमारा चीन हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत। और इसके जो ऊपर है वो आर्कटिक सागर है। तो इनके बीच में जो है ये बेरिंग जल संधि है। कौन सी है? बेरिंग जल संधि। तो किसको जोड़ती है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल जहाज़ों के नौकायन में सहायक करता है? तो कौन करता है? उच्च ज्वारी क्षेत्र होता है वो करता है इसमें सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अटलांटिक महासागर में अनेक पोता एवं पतन हैं, क्योंकि? तो क्योंकि हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरुस्त है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरुस्त कटी फटी है। यह तंदुरुस्त तटरेखा प्राकृतिक पोषण तथा पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, जिससे यह अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय व पत्तन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अटलांटिक महासागरों के विषय में निम्नलिखित में तथ्य पढ़ें। तो कौन कौन से तथ्य हैं? अपने अंग्रेजी शब्द एस अक्षर के आकार का होता है अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए सही है। अटलांटिक ऐसा है, एस आकार का है। इसकी तटरेखा सरल रेखी व निर्बाध है, तो ये गलत है इसका। व्यापारिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्त महासागर है, तो ये भी एकदम इसका राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, पर सी बी गलत हो जाएगा, सी इसका एकदम राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सामान्य प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं, तो किसके मध्य पाए जाते हैं? 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य क्या पाए जाते हैं? प्रवाल पाए जाते हैं। अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, अधिकांश ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर। अंध महासागर गल्फ स्ट्रीम अंध महासागर के प्रशांत अंध महासागर कौन सी जगह है? जो हमारा कनाडा और अमेरिका की जो सीमा है उसको हम अंध महासागर के क्षेत्र में रखते हैं, इसी को यहीं पे चलती है गल्फ स्ट्रीम धारा। मैक्सवेल गाड़ी से यह धारा गर्म जल धारा कहलाती है। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम को गर्म जल धारा कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो मृत सागर है। इसकी कितनी लवणता है? कहीं 330% भी दे रखा है, इसमें 240 बताया गया है। किस महासागर में मैरियाना गर्त है? तो ये प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त कहाँ पर है? विश्व का सबसे गहरा गर्त है, 11,000 किलोमीटर के लगभग है, प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। महासागरों में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पर्वतों के क्वेश्चन। तो पर्वतों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखें। निम्नलिखित में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो कौन सा है? किलिमंजारो। किलिमंजारो कैसा है? शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी उदाहरण है। पर शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें वर्षों पहले उद्गार हुआ था, परंतु इसमें भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है किलिमंजारो तंजानिया में, पोपा म्यांमार में, चिम्बाराजो इक्वाडोर में है,
वेसुवियस इटली में तथा क्राकाटाओ इंडोनेशिया में सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। जबकि ट्रांसोम्बोली लेपारी द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। ट्रांसबोली कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में पर्वतों के प्रकारों में से कौन सा ब्रसन द्वारा उत्पन्न है? तो कौन सा है? अवरोधी पर्वत होता है, वो ब्रसन द्वारा उत्पन्न होता है। इसे ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है। ब्रसन में जो हो जाता है ब्लॉक माउंटेन, बीच में जगह धस जाती है, दो खंभे से बगल में खड़े रह जाएं, उसे ही क्या कहता है? ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। निम्नलिखित देशों में से किस में मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, तो ये कहाँ पर? फिलीपींस में। जस्ट हमने ऊपर दोबारा आ गया है, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस में। ये कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है फिलीपींस का। यूराल पर्वत लगभग करते हैं, किसको अलग करते हैं यूराल पर्वत? तो एशिया को यूरोप से अलग होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप में 50 देश हैं लगभग, तो ये किसको अलग करता है यूराल पर्वत? एशिया को यूरोप से अलग करता है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत रेखा श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। कौन सी है? एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी एंडीज श्रृंखला यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो अभी हमने देखा यूराल पर्वत है। कौन सा है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो यूराल पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पर्वत की स्थिति सही है? तो कौन सा सही है इसका? उत्तरी अमेरिका रॉकी, ये एकदम राइट है। तो आल्प्स पर्वत यूरोप में मिलता है, ठीक है। रॉकी उत्तरी अमेरिका, एटलस अफ्रीका में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में और हिमालय एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है? तो तैथिस सागर से हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तैथिस सागर था जो आज हमारा हिमालय स्थित है, उस जगह पर क्या था पहले? तैथिस सागर था। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। तो पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। ये हमारे अभी तक जो सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन आए थे, ये हमारी लास्ट से क्वेश्चन थे। यही हमारा इस एंड होता है इस सीरीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे अदर सब्जेक्ट की, ठीक है। थैंक यू सो मच साथियों। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच साथियों। बाय बाय, टेक केयर।